Good evening, friends. Today we will discuss the PYQ of the fundamental duties and the DPSP, right? चलिए, इसके पहले वाले सेशन में क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया था, फंडामेंटल राइट्स के PYQ के ऊपर। आज उसी के आगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP की बात करेंगे। ये तीनों को अगर हम मिला लें तो ये तीनों को मिला के कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन अपना हर बार यूपीएससी जो है वो यहाँ से पूछती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से। ठीक है, अब ये जो हम बात कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम लिस्ट लेके आए हैं PYQ की, ये आप पेपर में जाने के पहले डेफिनेटली करिएगा। कोई अगर बिगनर है तो भी इसको करिएगा, क्योंकि ये बिगनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है अपनी प्रिपरेशन तो बिना PYQ को सॉल्व करे वो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करता, तो उसके दोनों के लिए रेलिवेंट है, 2026 के लिए भी और किसी बिगनर के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन विच आर ट्रू रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। तो इट इज़ अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स द ड्यूटी। ठीक है, इस ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने की कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ये बोल रहा है। दे आर कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लीगल ड्यूटी से कोरिलेट किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है, आप बताइए। ठीक है, तो ना तो इसके लिए कोई लीगल प्रोसेस दी गई है और ना तो ये लीगल ड्यूटी से कोरिलेट है, तो आंसर वुड बी द डी। अब क्यों डी होगा, देखिए। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात कर लें अगर मोटा मोटा, तो ये आर्टिकल 4 पार्ट 4A में आपको दिया हुआ है, अंडर द आर्टिकल 51A। क्लियर है। अब इस पे हम देखें तो 51A के अंदर टोटल हमको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो देखने को मिलती है। सो इसमें हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A में दे आर नॉन जस्टिसेबल अगेन। जैसे कि DPSP जो कि नॉन जस्टिसेबल है, वैसे ही आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, सो इट डज नॉट ले अ जनरल लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मतलब कि इसको डायरेक्टली एनफोर्सिएबल नहीं किया जा सकता जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, दे आर द मॉरल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन मेंट टू गाइड द सिटीजन, मतलब कि भाई सिटीजन को कहा गया है मॉरल ऑब्लिगेशन, उसको मॉरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, अब वो करना चाहे तो कर सकता है, बट इट इज़ नॉट एनीथिंग अबाउट द लीगल प्रोविजन, कोई लीगल प्रोविजन एज सच नहीं है। ठीक है, तो पहला भी स्टेटमेंट गलत है और दूसरा भी गलत है, तो ऐसा कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये किस में लिखा गया है कि यूनिटी, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की अपहोल्ड करना है। प्रियम्बल में, DPSP में, फंडामेंटल राइट्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ठीक है, यहाँ पे फंसाता यूपीएससी। तो हम बात कर ले, प्रियम्बल में दिया गया, बट प्रियम्बल में ऐसा दिया गया डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, इस तरीके से दिया गया है, आपको इस लैंग्वेज में नहीं दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात करें तो वहाँ पे एक ड्यूटी आपको ऐसा सच देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलता है कि ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी। वन ऑफ द आपको एक ड्यूटी देखने को मिलती है फ्रॉम द 11 ड्यूटीज़। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आएगा। इट इज़ नॉट ऑफ DPSP, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट। इसके बाद हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। ठीक है, कौन क्या ड्यूटी होगी फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन की। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर, सबसे मेन चीज़ देखो, सबसे आसान तरीका है, आप 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद कर लो, रट लो। ठीक है, इसको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ फीचर्स याद रख लेना, क्या कि एक तो वो जस्टिशिएबल नहीं है। ठीक है, जस्टिशिएबल नहीं है। दूसरी बात, ये सिर्फ इंडियन सिटीज़न के लिए है, इंडियन सिटीज़न के लिए है। ठीक है, आप जस्टिशिएबल कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, लीगल नहीं है। और 11 ड्यूटीज़ को याद कर लो, आपका काम हो जाएगा टोटल। ठीक है, सो रिच हेरिटेज इसकी ये दिया हुआ है सीधे सीधे। वीकर सेक्शन फॉर सोशल इंजस्टिस नहीं, ये जो है वो DPSP के अंदर है। सो स्टेटमेंट 2 DPSP का है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर सही है, दिया हुआ है, वन ऑफ द ड्यूटी है। एक्सलेंट इन ऑल स्फीयर्स ऑफ द ट्विस्ट, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। सो 1, 3 एंड 4 आपका करेक्ट आंसर होंगे, दैट इज ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जैसा हमने बताया, जो
टू स्टेटमेंट है वो डीपीएसपी से रिलेटेड है, ठीक है। स्टेटमेंट टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम द सोशल जस्टिस साउंड्स नॉर्मेटिवली डिजायरेबल बट इट इज अ डीपीएसपी, ठीक है, लगता है बड़ी, तो यहाँ पे फंसाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू वोट इन द इलेक्शन, साइंटिफिक टेम्पर, पब्लिक प्रॉपर्टी। अगेन देखिए, अगर आप 11 फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रखे हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि राइट टू वोट जो है वो इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। फंडामेंटल हमारी कोई ड्यूटी नहीं है वोट करना, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपका यहाँ पे ये आंसर होगा। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन इज नॉट एनिमरेटेड एज फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इट इज बेसिकली इट इज एज अ राइट कन्फर्ड बाय द इलेक्टोरल फ्रेमवर्क, ठीक है। हमको इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के अंदर एक राइट मिला है बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, बाकी सब ड्यूटीज हैं। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, ठीक है। हम गांधीयन प्रिंसिपल देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अगेंस्ट में बात करते हैं गांधी जी का, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ये किसके अंडर देखने को मिलता है, ये हमें आर्टिकल, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, 39 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 39 बी और सी की हम बात करें तो उसको आर्टिकल 31 में भी रखा गया है फंडामेंटल राइट को करने के लिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी के भी हाथ में ना हो, ये डीपीएसपी में दिया हुआ गया है 39 के अंदर में, तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज क्लासिक डीपीएसपी थीम स्पेसिफिकली इन आर्टिकल 39, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल है ताकि ओनरशिप जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्तियों के पास ना जाए, वो लोगों में बटी रहे, ठीक है, इसलिए। देन नेक्स्ट हम बात करें तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट, अब हम बात करें फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, ठीक है। हमारे मौलिक अधिकार जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है उसकी बात करता है फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज बोल रहे हैं मोस्टली डीपीएसपी है, ठीक है। सो जो डीपीएसपी है हमारी, डीपीएसपी जो है वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, ठीक है। तो आंसर वुड बी डीपीएसपी, ठीक है। तो सेकंड का ए आपको देखने को मिलता है। जो की बात करेगा गोल ऑफ जस्टिस की, एंड दैट टू सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। सो इट ऑल कम सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। सो इट ऑल कम्स अंडर द पार्ट 4 दैट इज इन द डीपीएसपी, ठीक है। ह्यूमन कंडीशन की बात कर रहा है एट दी वर्क, इस पे हम बात कर लें। देन क्वेश्चन 3 विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ पार्ट 4 दैट इज द डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द डीपीएसपी, ठीक है। तो हम देखें तो दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, नहीं है। फंडामेंटल राइट आर द एनफोर्सेबल बाय कोर्ट बट नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज, और डीपीएसपी दोनों ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी, ये दोनों ही अपने आप में कॉन्ट्रास्टिंग है, एक सही तो एक गलत होगा ही होगा। जब पहला गलत है दूसरा सही है। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट, ठीक है। सो बेसिकली हम बात करें तो ऑब्वियसली ये स्टेट को कंपेल नहीं करता डीपीएसपी को रख के गोल बनाने, पॉलिसी बनाने के लिए, बट उनको मॉरल ड्यूटी देता है कि आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। सो इसी में हम देखें तो ऑप्शन आपका जो मोस्टली है डी करेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड का देख रहे थे हम। सो स्टेटमेंट 1 बात कर ले, डायरेक्टली आर्टिकल 37 पे दिया गया है कि दे आर नॉट एनफोर्सिएबल, ठीक है। देन थर्ड स्टेटमेंट की बात कर ले, क्लैरिफाइज दैट डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड दैट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का ये दायित्व होगा कि ये इसको इंक्लूड करे पॉलिसी बनाते समय, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली हम बात कर लें तो इस पार्ट 3 के अंदर वो चीज़ है जो डायरेक्टली मेंशन की गई है, और पार्ट 4 के अंदर जो इनडायरेक्टली पॉलिसी डायरेक्शन दिया गया है। क्लियर। चलिए, इसके बाद हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंजॉइंड इन आर्टिकल 50, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। अगेन
डीपीएसपी में भी क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आप जितने आर्टिकल हैं, आप जितने आर्टिकल कितने हैं, फ्रॉम 36 to 51, ये आप आर्टिकल याद कर लो। उसके बाद ये 3 इसमें डिवाइडेड हैं, किस में, आप इसमें बात कर लें, एक तो मार्क्सिस्ट हो गया, एक गांधीयन हो गया और एक मॉडर्न इंटेलेक्चुअलिस्ट हो गया। ठीक है, इसमें ये पूछता है कि भाई कौन कौन से इसमें डिवाइडेड हैं, खासकर गांधीयन के ऊपर पूछता है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि 36 से 51 के बीच जितने डीपीएसपी उनमें किस कौन कौन से किस में डिवाइडेड है, वो पता होना चाहिए। इतना पता है अगर आपको उसके बेसिक फीचर्स की, जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है, कोर्ट नहीं जा सकते, मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर, ये सब चीज़ें फीचर बताए तो आपका काम हो जाता है। तो सब ये आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, मतलब आर्टिकल 50 इज पार्ट ऑफ बिटवीन द 36 to 51, तो ऑब्वियसली ये डीपीएसपी होगा, दैट इज आंसर बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन, डीपीएसपी किस पे लिमिट लगाता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन किन पे, तो ये दोनों पे लिमिट लगाता है। क्यों, ताकि पॉलिसी मेकिंग करते समय इनको ध्यान रख सके, मतलब कि संसद या मेंबर जो है, संसद की बात कर लें, चुने हुए प्रतिनिधि या फिर जो मिनिस्टर्स हैं, अपने मन की ना करें। ठीक है, इसलिए डीपीएसपी को रखा गया पॉलिसी डायरेक्शंस के लिए, तो ये दोनों को ही करता है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर बी है और इसका आंसर सी है। ठीक है, लेट्स चेक इसको, देखिए हम तो आंसर बी इसका देखने को मिल रहा है, आर्टिकल 50 के अंदर दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात कर लें फिफ्थ की, तो आपको सी देखने को मिल रहा है, दैट इज बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दो नॉट थ्रू द डायरेक्टिव एंक्रोचमेंट, मतलब कि लेजिस्लेटिव और डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शन ये कंट्रोल के अंदर रहते हैं डीपीएसपी के, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है बट इनडायरेक्ट कंट्रोल ज़रूर है। ठीक है, सिक्स की हम बात करें तो सिक्स में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीपीएसपी, तो एक तो ये सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ठीक है, हम बात कर लें कि अपना पॉलिटिकल राइट्स, फंडामेंटल राइट जो है वो मोस्टली आपको पॉलिटिकल इन नेचर देखने को मिलते हैं, और जो डीपीएसपी है वो आपको मोस्टली सोशियो इकोनॉमिक देखने को मिलते हैं। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एफआर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी डीपीएसपी, तो सही है। प्रोविजन कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिबल बाय द कोर्ट, वो भी सही है। ठीक है, सो इसका हमें सी देखने को मिलता है, सो सिक्स का सी देखने को मिलेगा कि डीपीएसपी आर बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कॉम्प्लीमेंटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 की, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन, वेलफेयर स्टेट ऑब्वियसली डीपीएसपी से रिलेटेड हमने बात की थी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, और डीपीएसपी जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है स्टेट को कि किस तरीके से हम स्टेट को क्या बनाएं, वेलफेयर बनाए, तो ये डीपीएसपी के अंदर है। ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अगेन आपने अगर पूरे आर्टिकल पढ़ रखे हैं 36 से 51 तक तो बहुत आसानी से पता चल जाता कि आर्टिकल 51 के अंदर दिया गया है, दैट इज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो अगेन जो है 51 वो डीपीएसपी का पार्ट है, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है, तो बी और बी दोनों ये मोस्टली सिंपल है। अब देखिए ये 14 और ये 15 के क्वेश्चन है, तो ये इतने सिंपल आते हैं, अभी सेंस में इतने सिंपल नहीं आ रहे हैं मोस्टली। ठीक है, तो 7 का भी बी है और 8 का भी बी है। बेसिकली हम बात कर लें तो एनश्राइंड इन डीपीएसपी बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टमेटिकली लेस द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 दैट इज द पार्ट ऑफ डीपीएसपी, हमको देखने को मिलता है कि भाई इंटरनेशनल पीस, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन, इंटरनेशनल, इन सबको फॉलो करने के लिए डीपीएसपी बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, 2013 का अगेन पुराना क्वेश्चन है कि भाई क्या चीज़ ज़रूरी है हमें गवर्न करने के लिए कंट्री को, दैट इज फंडामेंटल टू इट इज डीपीएसपी। क्लियर है, डीपीएसपी फंडामेंटल है। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें तो वो भी आपको प्रियम्बल और डीपीएसपी में देखना पड़ेगा बी। क्यों, क्योंकि जब हम बात करें प्रियम्बल में लिखा है जस्टिस, एंड जस्टिस इज सोशल, इकोनॉमिक,
पॉलिटिकल, तीनों जस्टिस की बात की गई है। तो आपका प्रियम्बल भी है और डीपीएसपी में तो जस्टिस को लेके पूरा आर्टिकल 37 पूरा उसमें है ही, ठीक है। सो हम बात करें 10 की, तो वो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इकोनॉमिक जस्टिस इज मेंशन इन द प्रियम्बल। डीपीएसपी प्रोवाइड्स फॉर द achieve economic justice, preventing concentration of wealth, educate livelihood, welfare and social security, सब कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग द डीपीएसपी, ठीक है। इसमें गांधीयन प्रिंसिपल को पूछा है। देखिएगा, अभी हमने बात की थी मार्क्सिस्ट हो गया, गांधीयन हो गया, मॉडर्न इंटेलेक्चुअल हो गया। तो इसमें गांधीयन प्रिंसिपल, देखो वैसे डीपीएसपी तो चारों ही हैं, बट पूछा क्या है, चारों में से गांधीयन वाले प्रिंसिपल कौन से हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 14 इज बेसिकली रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। मॉडर्न इंटेलेक्चुअल तो ये नहीं है। विलेज पंचायत ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइजेशन गांधी जी चाहते तो ये है। कॉटेज, जहाँ भी विलेजेस की बात होगी, रूरल एरिया की बात होगी, वह गांधी जी आएंगे। तो 2B और 3B है। सिक्योरिंग ऑल वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये भी आपको मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल मोस्टली देखने को मिलता है। सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट मतलब सोशलिस्ट, सोशलिस्ट गांधीयन और इंटेलेक्चुअल्स, तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल की हम बात करें तो ये फोर्थ सोशलिस्ट और ये इंटेलेक्चुअल्स है। 2 and 3 दैट इज बी। तो आंसर नंबर 11 का आपका होगा बी। क्लियर है। सो ये आपको विलेज सेंट्रिक डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ लाइन्स, रूरल इकोनॉमी आर्टिकल 40 में आपको दिया गया है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री जो है 43 में दिया गया है। नाउ लास्ट इज 12th। इसमें हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2010 में पूछा गया है, विच ऑफ द अबव फुलफिल्स द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम गवर्नमेंट का पूरा करती है। तो ऑब्वियसली सोशल असिस्टेंस, जहाँ पे भी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात आएगी वहाँ पे डीपीएसपी आता है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन 3 देखना, मतलब स्टेटमेंट 3 कौन सा है, सिर्फ बी। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम क्या था, इट वाज बेसिकली अ वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, पब्लिक असिस्टेंस फॉर वल्नरेबल ग्रुप दैट इज ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, डेस्टिट्यूशन, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलती। क्लियर है। चलिए, सो यहाँ पे आपका ये आपका जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, ये तीनों आपके पीवाई की हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बात करेंगे। आप इसको रिवाइज करते रहिए। कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा बात, जो कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक शेयर की गई है। टेलीग्राम में आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी और कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए तो आपको वहाँ पे मिल जाया करेगा, ठीक है। तो आज भी के लिए थैंक यू सो मच।